दिस इज टू मच टू डाइजेस्ट फॉर मी। मतलब आपने जॉब भी छोड़ी एंड अ बैड इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर दैट, एंड उसके बाद आपके अंदर हिम्मत आई कि आप ऑफिस ले लो, वो भी 1 साल के लिए, विदाउट हैविंग अ क्लाइंट। मैं नेटवर्किंग फोरम में जहाँ पर भी मुझे बोलने का मौका मिलता था, कुछ किसी की भी हेल्प करने की मौका मिलता, मैं वो करती थी। मैं ऑनलाइन आर्टिकल लिखती थी, सबमिट करती थी कंपनीज को, एंड देन बहुत सारा इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा करते थे, जिसके बाद वो गवर्नमेंट से ही रिफंड लेते वो 18,000 शेल कंपनीज जितनी बनाई गई। और दिस इज़ वन ऑफ द स्कैम्स विच आई एम टॉकिंग ऑफ ऑनेस्टली, बिकॉज इसके अलावा जीएसटी में बहुत, जीएसटी इनकम टैक्स, जीएसटी में भी स्कैम्स होते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे आर लाइक कि हम आईटीआर में कमा लेते हैं, उसके बाद वी आर रिलैक्स। हाँ, कितना कमा लेते हो तुम लोग आईटीआर? देखिए सब चीज़ पे टैक्स तो लगता ही है, सिवाय कुछ चीज़ें बस ऑक्सीजन लेने पे नहीं लग रहा है। आफ्टर मी जैसे यू नो I ट्रस्टवर्दी है, वैसा इज द पर्सन हु इज अ बीकॉम ग्रेड with 8 years to 9 years of experience, and he is heading my departments. So for me it is like, I'm not against degree, not against, मैं खुद CA हूँ, but I'm like where people think कि सिर्फ डिग्री important है, I don't buy that. सो हाय श्वेता, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। एंड गाइज ये जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज श्वेता इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी ऑल्सो हैव हर ओन फर्म, कंसल्टेंसी भी करते हो। एंड ऐसा ये पॉडकास्ट कुछ नया होगा हमारे चैनल के लिए। जो क्वेश्चंस है मेरे अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है टैक्स को लेके, बिजनेस स्टार्ट करने को लेके, एंड आई रियली वांट कि स्टूडेंट्स आप लोग ये पॉडकास्ट ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मेरे टाइम पर किसी ने मुझे ये सारी गाइडेंस दी होती तो आज मैं काफ़ी अलग जगह पर होती। तो मुझे चाहिए कि आपको अभी से ये सारी गाइडेंस मिल रही है। यू गाइज आर लकी। सो यस श्वेता, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Neha, for inviting me to the podcast, and I look forward to adding more and more value to your students and to anyone who is seeing this podcast. थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। श्वेता, आपने सीए किया, आपने कब सीए क्लियर किया था और आपकी लाइक जर्नी क्या थी सीए की? Okay, so honestly जब मैंने CA क्लियर किया, I cleared CA in 2015, like May 2015 मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में CA पास हो गई थी। बट ट्रस्ट मी, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, जब मुझे CA के लिए बोला गया था घर पे कि बिकॉज मैं नंबर्स में अच्छी हूँ तो ठीक है मैं CA कर लेती हूँ, बिकॉज यू नो मैं NM कॉलेज से बिलोंग करती थी, तो NM इज़ अ फैक्ट्री ऑफ CA। मतलब अगर 100 बच्चे हैं एक क्लास में तो 90 CA कर रहे हैं, बाकी 10 कुछ और कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक बिकॉज आई वॉज इन टू NM एंड इट वॉज माई मॉम्स ड्रीम ऑल्सो कि मैं NM से पढ़ाई करूँ, सो आई चूज़ ऑल्सो NM। एंड जब मैंने वहाँ पे यू नो स्टार्ट किया तो मैंने कहा सभी CA करे, मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी CA ही ले लेती हूँ। टिल CPT आई डिड CPT ऑन माई ओन, मैंने सेल्फ स्टडी किया था CPT विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ CA जब मैंने CA क्लियर किया था, और मैं पास हो गई, लाइक सेल्फ स्टडी से ही आई गॉट क्लियर। फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी IPCC कर लेते हैं, तो IPCC में आई जॉइंड JK शाह क्लासेस। बट द थिंग अबाउट मी वॉज, मैं बहुत पंक्चुअल थी अपने स्टडीज़ को लेकर। सो मैं अगर यहाँ तक भी कहीं पे पहुँचूँ तो फॉर मी इट इज़ अबाउट पंक्चुअलिटी, लाइक आई एम ऑलवेज ऑन टाइम बीट, लाइक मुझे कहीं पहुँचना हो उस टाइम पे मुझे वो 10 पेज सिलेबस के कंप्लीट करने हो या जो भी। एंड सेकेंड थिंग वॉज रिविजन। आई वॉज लाइक कि अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है तो मैं इंश्योर करूँगी मैं कल उसको एटलीस्ट 5 मिनट दूँ उसको रिवाइज करने के लिए, बिकॉज मेरे लिए जितनी बार तुम कोई चीज़ देखते हो तुम्हें वो याद रह जाती है। एंड सेम गोज फॉर, अब आप देखो ना, आप एग्जाम्पल लो सॉन्ग का, आपने कोई गाना एक बार सुना आपको याद नहीं रहेगा, पर 5-6 बार सुन लेना, आई एम टेलिंग यू, आप लिरिक्स को ऐसे याद कर लोगे। सो दीज टू थिंग्स वर्क रियली वेल फॉर मी। तो मैं अपनी फेवरेट सैंडविच भी नहीं खाऊंगी अगर मेरा वो सिलेबस नहीं हुआ है तो। सो दैट वाज अ डिसिप्लिन दैट आई वुड हैव फॉलोड। लाइक मी, लाइक सेम, हम मुझे खुशी नहीं मिलती अगर कुछ मेरा काम पेंडिंग है तो। एग्जैक्टली, मतलब फॉर मी इट इज़ लाइक कि मैं एक चीज़ छोड़ दूंगी। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स दैट आई वुड हैव समवेयर यू नो पनिश्ड माई सेल्फ कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं की है तो लाइक यू नो वो नहीं चलेगा। लाइक फॉर मी इट इज़ लाइक नो, ऐसा नहीं कि आप यू नो आप खुद के साथ थोड़े लीनियंट हो सकते हैं, बिकॉज आप कोई भी चीज़ की आदत खुद को नहीं दे सकते। तो मुझे आदत हमेशा डिसिप्लिन की ही देनी थी खुद को। सो दैट इज़ हाउ IPCC मैंने JK से किया था, एंड आई क्लियर्ड ऑल्सो विथ वेरी गुड मार्क्स, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे दोनों ग्रुप्स हो गए थे IPCC के। एंड उसके बाद मुझे तब तक आई वॉज स्टिल नॉट क्लियर कि मुझे CA कितना इंटरेस्टिंग यू नो सब्जेक्ट लग रहा है। आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई वुड हैव टॉप्ड माई स्कूल थ्रू आउट, लाइक सेकेंड रैंक मुझे नहीं पता है कि क्या होता है। सो आई वुड हैव टॉप्ड इट थ्रू आउट, और ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ प्रेशर और समथिंग, मुझे ऑनेस्टली पढ़ना अच्छा लगता था। सो इसलिए दूसरा फिर इसलिए मेरे लिए ये भी था कि ओके CA में मैं अपना बेस्ट दूँ, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट यू नो
चीज़ है जिसे आप क्लियर करो वैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड माई पेरेंट्स वर मोर कॉन्फिडेंट देन मी कि मेरा तो हो जाएगा. तो उनका प्रेशर थोड़ा फील हो जाता है हमें कि भाई नहीं हुआ तो. देन IPCC आई क्लियर्ड इट. एंड उसके बाद आर्टिकलशिप करनी होती है 3 साल की. तब मैंने सोचा कि अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगने लगता है देन आई कंटिन्यू माई CA. बिकॉज अगर फिर भी मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगता है, देखो आप किसी चीज़ में नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज वो चीज़ होती जा रही है अच्छे से. ओके. वैसा तो फॉर मी इट वाज लाइक मैं CA क्लियर कर रही थी बट आई वाज नॉट रेसोनेटिंग विद दैट with those subjects like okay ठीक है costing is good, this is good, but okay practically मेरी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होगी आफ्टर आई बिकम CA. तो जैसे मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की समवेयर ऑन द लाइन आई फेल्ट कि ठीक है मैं बिजनेस ओनर से मिल रही हूँ, उनके बिजनेस को समझ रही हूँ, 100 करोड़ की कंपनी कैसे चलती है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट. मैं उनकी ऑडिटर हूँ, मैंने बैंक्स के भी ऑडिट किए हुए हैं. सो बैंक्स में जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन तो करके साइन करके चले जाते हैं, पर अगर साइन नहीं होते तो एज एन ऑडिटर हम जो क्वेरी निकालते हैं तो आई हैव डन बैंक ऑडिट एज वेल. सो इतना सारा एक्सपोजर जब मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप फर्म में लिया, आई वाज लकी कि मैंने मिड साइज़ की फर्म सिलेक्ट की थी. बिकॉज अगर मैं एक टॉप CA फॉर्म ले लेती तो शायद मुझे सब एरिया का एक्सपोजर नहीं मिलता और मैं शायद सोचती कि मुझे CA नहीं करना है वैसा. बट क्योंकि मुझे सब एरिया का एक्सपोजर मिला आई वॉज लाइक कि नहीं दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग तो आई विल कंटिन्यू. एंड 3 साल की आर्टिकलशिप आई कंप्लीटेड एंड उसके अंदर मैंने बहुत क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, लाइक लॉट ऑफ क्लाइंट्स. अभी ये 2 साल का हो गया आर्टिकलशिप. हाँ अभी ये 2 साल का हो गया लेकिन पहले 3 साल का था. एंड आई सजेस्ट कि 3 साल वाली चीज़ ना काफ़ी अच्छी है बिकॉज वो नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड तभी मैंने वो क्लियर कर लिया. अगेन मेरे रिजल्ट्स आए एंड आई गॉट क्लियर इन CA और फाइनल्स ऑल्सो. दोनों ग्रुप्स मैंने एक साथ में ही दिए थे एंड आई वॉज अ CA दैट टाइम. सो बिफोर आई कुड इवन अंडरस्टैंड दैट आई एम अ CA आई वॉज अ CA. सो उसके बाद तो लाइफ बिकेम मोर चैलेंजिंग क्योंकि नाउ योर गोल इज अकम्प्लिश. बिकॉज जब तक आप पढ़ाई करो तब तक ये क्लियर होता है कि एक्चुअली पढ़ना है बस ये एक कमरे में जाओ पढ़ना है. बट लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर दैट, लाइफ ऑनेस्टली स्टार्ट्स आफ्टर दैट. एंड मेरी भी लाइफ उसके बाद शुरू हुई जब मैं फिगर आउट कर रही थी कि मैं क्या करूँ. मैंने ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 कंपनीज में इंटरव्यू दिए होगी ये फिगर आउट करने के लिए कि अब जब CA बन गई हूँ तो कौन सी इंडस्ट्री लूँ. एंड उसमें से 2-3 को छोड़ के मैं ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में सिलेक्ट हो गई थी. अगेन स्टिल कन्फ्यूजन था कि इंडस्ट्री कौन से पिक करूँ. फिर आई डिड जॉब इन कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स. इट वॉज इनटू ट्रेजरी. बट मैंने वो जॉब छोड़ दी 3 महीने के अंदर बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं मोनोटोनस लगने लग गया उसको वो फील. बिकॉज मुझे लगा कि मैं कहीं कुछ वैल्यू ऐसी ऐड नहीं कर रही हूँ. अब आप सोचो मैंने CA क्लियर किया जिसमें बहुत मेहनत थी, यहाँ पे मुझे वो मेहनत वाली फील नहीं आ रही थी कि मैं जस्टिस कर रही हूँ उस काम को विद दिस डिग्री. सो आई वाज लाइक कि नहीं. एंड देन आई डिड अगेन अ जॉब. मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में गई. दैट वाज इंटरेस्टिंग जॉब जहाँ पे मैं अलग अलग बिजनेस ओनर से मिलती थी, उनके प्रपोजल्स को समझती लोन में एंड देन उन्हें फंडिंग देनी है कि नहीं देनी. दैट वाज व्हाट माय थिंग वाज. तो मुझे PDs करने में बहुत मज़ा आता था जहाँ पे हम उनसे मिलते थे ताकि एंड तब मुझे पता चला कि एक स्क्रैप डीलर है जो सिर्फ स्क्रैप बेचकर 5 करोड़ का टर्नओवर भी करे. एंड आई वाज लाइक स्क्रैप यू मीन रद्दी. यस रद्दी. वो रद्दी बेचकर भी 5 करोड़ का टर्नओवर. एंड दैट आल्सो दैट मेटल स्क्रैप होता है ना जो रेलवेज के पास होते हैं वैसे. ओके. तो वो वाला स्क्रैप बेचता. एंड आई वाज लाइक कि टूटी हुई चीज़ से भी लोग इतना टर्नओवर कर रहे हैं तो श्वेता यू आर अ CA तो यू मस्ट थिंक अबाउट समथिंग जो तुम एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे कर सकते हो ना. आई वाज लाइक कि एटलीस्ट आई एम अ CA तो मैं खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकती हूँ. एंड दैट वाज द टाइम आई गिव अप ऑन माई जॉब. लाइक मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया था एंड आई थॉट कि बस अब मैं खुद का करूँगी कि एटलीस्ट मैं अपने इस नॉलेज से कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दूँ किसी को वैसा. ओके. सो दैट वाज माई जर्नी ऑफ हाउ आई स्टार्टेड. एंड देन इन January 2018 लाइक माई मदर पास्ड अवे. उस टाइम पे जब मैंने अपने पेपर्स जस्ट डाले ही थे एंड माई मदर पास्ड अवे उस टाइम पे. इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. सो 2 से 3 महीना तो मैंने गैप ले लिया था. एंड फिर इन April 2018 आई ऑफिशियली टुक एन ऑफिस ऑन रेंट. और वो रेंट भी मैंने एक साथ में भर दिया था. अच्छा. एक साथ में 1 साल का रेंट भर दिया था मैंने. You were having that much fun with you. I didn't actually had that much fun because of course आपकी सैलरी होती है तो घर पे that time I was running somewhere the house also because financial conditions were little bad वैसा. So my father was also mentally little he had some problems. So even he was at home. So the things were not that good that time. So उसके बाद I was running the house also. So I kept little bit of capital to run the house 6 महीने के लिए. And I took small amount of loan from my friend
so that I pay the entire rent for Oh. 1 year together. और ऑफिस लेना ज़रूरी हो गया था बिकॉज दैट टाइम माई हाउस वाज ऑल्सो वेरी स्मॉल कि मैं घर से उसको ऑपरेट ही नहीं कर सकती. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो इस और मैंने सोचा था कि एटलीस्ट ऑफिस लूँगी 1 साल और वो भी लोन लेकर लूँगी तो यू नो दैट वुड बी द प्रेशर दैट ओके श्वेता यू हैव टू वर्क. मतलब आपने जब ऑफिस लिया उस टाइम पर आपके पास क्लाइंट्स एक भी नहीं थे? एक भी क्लाइंट नहीं था मेरे पास. एंड इनफैक्ट आई डेंट हैड दिस थिंग ऑल्सो कि मैं क्लाइंट्स बनाऊंगी कैसे या यू नो मैं हाउ विल आई डू इट. बट इतना था कि ओके एटलीस्ट मेरे पास यू नो कुछ होगा मे बी किसी को पे करने के लिए से आई कैन वर्क वेरी गुड अंडर प्रेशर. ओके सो आई वॉज लाइक ओके इफ आई हैव टू पे समवन मैंने खुद को टाइम दिया था 6 महीने के अंदर मैं रीपे कर दूँगी. तो मैंने बहुत छोटी ऑफिस ली थी वेदर रेंट वॉज पर मंथ 9,000 और समथिंग. तो 1 लाख का साल का रेंट हो जाता था. ये कहाँ ली थी आपने? इट वॉज इन कांदीवली. कांदिवली पे भी 9,000 का मिलता हाँ है क्या? यस इट वॉज वेरी स्मॉल ऑफिस स्पेस वेरी Oh. स्मॉल ऑफिस. ओके जब मैं बैठ सकती हूँ 2 टेबल्स होते थे चेयर एंड इट वॉज मेजरिन फ्लोर तो ऊपर भी उतनी ही जगह होती थी. तो आई वाज लाइक अगर 2-3 स्टाफ रख लिए तो चल जाएगा मेरा वैसे. Oh. एंड आई नो मैंने उनके साथ नेगोशिएशन भी किया था कि आप रेंट ले लो इसलिए डिपॉजिट कुछ भी मत लो. एंड ट्रस्ट मी दैट डील वर्क फॉर मी ऑल्सो. उन्होंने से 1 ही महीने का डिपॉजिट भी लिया था. समवेयर आई गॉट दैट एडवांटेज ऑल्सो. CA माइंड. यस कि भाई मैं अपना डिपॉजिट में पैसा क्यों अटका के रखूँ. फिर शुरू के 15 दिन तक एक ही क्लाइंट की मैं अकाउंटिंग करती थी. एंड उसके बाद में आप अगर मैंने टैक्स गुरु पे भी देखोगे मैंने ऑलमोस्ट 100 जितने आर्टिकल्स लिखे हैं अलग अलग चीज़ों पे टैक्सेशन पे. क्योंकि उस टाइम पे क्या था आप इसलिए मैं हर चैनल्स पे अपने आर्टिकल सबमिट करती थी. मैंने खुद की भी वेबसाइट पे तभी आर्टिकल्स लिखे थे. मैंने अपने प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग किया. जहाँ पर भी मुझे वेबिनार या सेमिनार कंडक्ट करने का मौका मिलता था मैं वहाँ पे कंडक्ट करती थी उसको. एंड इसमें ना एक चीज़ मैं बताऊँगी यू विल नॉट बिलीव दिस बिकॉज माई फादर हैड अ मेंटल इशू. मैंने ये बात अपने डैड को नहीं बताई थी कि मैंने सीए की फॉर्म शुरू कर दी है. सो आई टोल्ड हिम दैट मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं एक ही टाइम पे घर से निकलती थी और एक ही टाइम पे घर पे आ जाती थी. एंड दिस वेंट फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर. ओके. 1 साल तक यही चीज़ कंटिन्यू हुई. लिटिल बिट माई सिस्टर न्यू कि मैं खुद का कर रही हूँ. एंड तभी मेरा भाई सीए की पढ़ाई कर रहा था. राइट नाउ ही इज़ ऑल्सो सीए बट तब वो पढ़ाई कर रहा था. क्योंकि अगर मैंने मेरे डैड को बता दिया होता तो यू नो पेरेंट्स हैव दिस कंजर्वेटिव माइंडसेट कि यू नो हैव अ गुड जॉब और समथिंग वैसा. सो मैंने बोला कि उनको भी मैंने नहीं बताया और यही रीज़न था मेरा ना बताने का कि अगर वो नहीं समझ पाए कहीं ना कहीं तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी. और ऑलरेडी मैं डीमोटिवेटेड हूँ तो और कितना ही मतलब प्रॉब्लम होगा. तो दिस इज टू मच टू डाइजेस्ट फॉर मी. मतलब आपने जॉब भी छोड़ी एंड अ बैड इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर दैट एंड उसके बाद आपके अंदर हिम्मत आई कि आप ऑफिस ले लो वो भी 1 साल के लिए विदाउट हैविंग अ क्लाइंट. फिर आपने क्लाइंट बिल्ड डेफिनेटली किया होगा. कि आई वॉज मतलब मैं नेटवर्किंग फोरम में जहाँ पर भी मुझे बोलने का मौका मिलता था कुछ किसी की भी हेल्प करने की मौका मिलता मैं वो करती थी. मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखती थी सबमिट करती थी. सो आपका फर्स्ट असाइनमेंट क्या था? तो माई फर्स्ट असाइनमेंट वॉज विद अ सीए फर्म जो बैंक ऑडिट के लिए किसी को देख रहे थे. उन्हें असिस्टेंस चाहिए था उस टाइम पे. एंड वाया मुझे एक सीए के थ्रू ही वो रेफरेंस मिला था एंड आई गॉट देयर. एंड तब मैंने 10-12 दिन पे लाइक आई नो कि मुझे कुछ 1000 या 1200 रुपीज़ पर डे के मिलते थे. वाओ. इट इज़ वाओ आई थिंक. इट इज वाओ दैट टाइम. सो प्लस मुझे बैंक के यू नो आपका एक्सपोजर तो मिल ही जाता है कि आप एक बैंक में पर्सन के साथ काम कर रहे हैं. प्लस यू वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस्ड सीए एज वेल. तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी समझने को सीखने को मिला था. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट असाइनमेंट. उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड रेफर्ड मी अ क्लाइंट जिनको कंपनी बनानी थी एंड द जर्नी स्टार्टेड दैट वे. जहाँ आपने पे एम्प्लॉयज रखे थे कि आप नहीं अकेले? तभी मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं. टिल द टाइम मैंने वो लोन रीपे नहीं किया मैंने किसी को नहीं रखा था. आप अकेले करते थे सब कुछ? यस आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट क्योंकि मुझे ITR का एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी. तो मैंने ना ITR फाइलिंग करनी सीखी थी आफ्टर आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस. एंड राइट नाउ दैट इज माई मेजर थिंग. यू नो लाइक इनकम टैक्स इज वन ऑफ माई मेजर फोर्टेज. आई थिंक सभी फर्म के लिए है ना. हाँ. मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे आर लाइक कि हम ITR में कमा लेते हैं उसके बाद वी आर रिलैक्स. हाँ कितना कमा लेते हो तुम लोग ITR ऑन एन एवरेज? see actually it depends like how you charge the client also but yeah like right now I have a client base of more than 200. so एक रैंडम नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ बट येस इट्स अ मिक्स ऑफ कंपनीज एज वेल एज यू नो ITR फाइलिंग क्लाइंट्स. ऑलमोस्ट 150 से 170 ITR so we file every year.
उस पर्टिकुलर 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर फॉर ऑल द क्लाइंट्स। ओके। एंड ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी है, चार्जिंग फ्रॉम लाइक 2500 से लेके इट गोज टू 10,000 ऑल्सो, 20,000 ऑल्सो, अगर उनकी बैलेंस शीट्स फाइनेंशियल्स भी बनाने होते हैं वैसे। सो दीज आर द प्राइसिंग, बट वी इंश्योर कि हम क्लाइंट को एडवाइस सही कर रहे होते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सैलरी में कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तो हमने लॉस किया है तो हम क्यों बताएं। आप समझो, अब सैलरी में किसी ने छोटा मोटा डीमैट अकाउंट बना लिया और थोड़ी ट्रेडिंग कर ली, पर फर्स्ट में लॉस हो गया, तो दे आर लाइक कि लॉस ही तो है मैडम, टैक्स तो भरने को आ नहीं रहा है। यहाँ पर भी एडवाइस द क्लाइंट, लॉस है तब भी दिखाओ, बिकॉज जब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करोगे ना तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि लॉस आपके प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट भले अपने 5 अलग ही चीज़ें लेकर आए, बट आप उनको कैसे कन्विंस करते हो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और उनका फ़ायदा क्या है उस चीज़ में। वैसा बी एट प्रॉफिट तब भी तो आपको दिखाना ही चाहिए। और वैसे भी AIS, TIS, 26AS और ये सब की वजह से आपकी सारी इनकम मेजरली ऑनलाइन गवर्नमेंट को पता चल ही जाती है कि क्या है। सो कैपिटल गेन से लेके सब कुछ। सो दिस इज़ हाउ हमारा ITR सीजन होता है। बट येस, इट इज़ लाइक काफ़ी न्यू क्लाइंट्स भी आ जाते हैं ऐड ऑन, जो लास्ट मोमेंट पे भी फाइलिंग के लिए आते हैं। बट येस, इट्स वन ऑफ माई बेस्ट सीजन्स, the season that I enjoy the most. It's too hectic also. It is too hectic, but see, this is the subject which I personally love a lot, okay, when it comes to income tax. I can advise 5 clients, 10 clients, मतलब जो भी आते हैं advisory के लिए कि सैलरी के कंपोनेंट्स नहीं समझ में आ रहे या एनीथिंग। सो दिस इज द सब्जेक्ट विच आई पर्सनली एंजॉय लॉट। सो फॉर मी इट इज़ लाइक हेक्टिक कितना भी हो। देयर आर टाइम जब हम लोग रात में रुके भी हैं ऑफिस में, 2 दिन तक हम रुकते भी ऑफिस में। स्टाफ ऑल्सो स्टेज इन ऑफिस। नाउ आपके कितने एम्प्लॉइज है? 10. Oh wow. Yes. And they are CA trainees, article. So it's a combination of trainees plus it's a combination of article trainees है plus BCom students है। the person जो मेरी ऑफिस में काम करते हैं, who is heading the seniority level पे, like after me जिसपे trustworthy है वैसा, is the person who is a BCom grad with 8 years to 9 years of experience and he is heading my departments. So for me it is like कि कितने लोगों को होता है जिनका CA क्लियर नहीं हो रहा है एंड वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि देयर इज़ नो करियर अहेड, बट ही इज़ समवन जिनसे GST की काफ़ी चीज़ें तो मैं समझती हूँ वैसा। सो आई एम नॉट अगेंस्ट डिग्री, नॉट अगेंस्ट, मैं खुद CA हूँ, बट आई एम लाइक कि वेयर पीपल थिंक कि सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट है, आई डोंट बाय दैट। मतलब मैं वो चीज़ पे नहीं हूँ, बिकॉज मेरे ऑफिस में खुद एग्जाम्पल है हु इज़ हैविंग अ वेरी गुड सैलरी प्लस हु इज़ हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। ओके, ग्रेट। सो हम ये बोल सकते हैं कि लाइक आपका क्लाइंट अगर किसी को बनाना हो, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म स्टार्ट किया, उसको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा? अगर मतलब एज इन प्रैक्टिस शुरू करने के लिए किसी को या फिर कुछ भी, जैसे बिजनेस करना हो, प्रैक्टिस करना हो, क्लाइंट्स जहाँ पे लाने हैं हमें। ओके, हाँ, क्लाइंट्स अगर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी है तो येस, एक्सट्रोवर्ट इज रिक्वायर्ड। बट लेट्स से देयर आर 2 को-फाउंडर, जिसमें एक ऑपरेशनल लेवल पे आपकी ऑपरेशन ही एक्सपर्टीज है, तो आप ठीक है बैक एंड रोल प्ले कर सकते हो। बट समवेयर अगर इफ़ यू आर इन द प्रैक्टिस इंडस्ट्री और एनीथिंग, यू नीड टू बी लिटिल एक्सट्रोवर्ट इन टर्म्स कि जहाँ पर आप बोल सको, बिकॉज इफ यू नॉट स्पीक ओनली, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट मच नॉलेज। यू मैंशन दैट आप वेबिनार्स एंड ऑल अटेंड करते थे, तो जाके बात क्या करनी है? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि हम अगर वेबिनार में जाए, किसी को कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें। ओके, सो सी, जब आई रिमेंबर मैंने ना एक सेमिनार कंडक्ट किया था विच वॉज फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। उनके एजेंट्स थे एंड आपने कंडक्ट किया? हाँ, मैंने कंडक्ट किया था। मतलब एक कंपनी थी, उनके अंदर इंश्योरेंस एजेंट्स थे। ओके, एंड दे वांटेड कि कोई CA एडवाइस करे उनके इंश्योरेंस एजेंट्स को कि वो इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ों के बारे में क्लाइंट को कैसे ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो मैं वो सेमिनार कंडक्ट कर रही थी टू एडवाइस देम कि ओके, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में वो लोग कवर कर सकते हैं और वो क्लाइंट को कैसे बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कितना यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको बेची जाती है, लाइक पीपल इज नॉट समथिंग ओके मुझे खरीदना है वैसा कि मुझे लेना ही है इंश्योरेंस। यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट ऑल्सो। तो मैंने उनको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई थी कि आप उनके लाइफ के एंगल से उनको इंपॉर्टेंस क्या बता सकते हो रादर देन टैक्स के एंगल से वैसा। तो मैं ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करती थी जहाँ पे लोगों को पता चले हो कि शी इज़ अ CA जिसको जो सही तरीके से नॉलेज दे रही है, सही तरीके से एडवाइस दे रही है। एंड देन लिंक्डइन पे भी मैं बहुत कंटेंट शेयर करती थी। ओके, कि लाइक आप कौन सी एंटिटी फॉर्म करोगे, जैसे आप
लीगली टैक्सेस को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड सो ओके, सो कैन वी डू अ लाइव थिंग ऑफ दिस, लाइक अभी फॉर इंस्टेंस मैंने मेरा रैंकर्स वेव का बिजनेस स्टार्ट किया एंड इट्स बिन 4 months, अभी जैन 5th मंथ चल रहा है एंड इट्स अ बिजनेस, इसको कुछ नाम नहीं है, आई डोंट नो इफ इट्स अ सोल प्रोप्राइटर, आई थिंक इट्स अ सोल प्रोप्राइटर बिकॉज आई एम द ओनली वन, उसको अब तक मैंने कुछ रजिस्टर नहीं किया। तो वो ऐसा है कि उसमें हम बच्चों को टेस्ट सीरीज देते हैं, मेंटोरशिप करवाते हैं, उसमें CS के बच्चे, अब हम और भी CA में ऐड करेंगे। तो मुझे इसको क्या एंटिटी फॉर्म करनी चाहिए अब भी, आप क्या सजेस्ट करो? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड बाय अदर पीपल एज वेल। सो देखिए, बिकॉज यू आर द ओनली वन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अलग पैन कार्ड से लेके किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आपका पैन कार्ड ही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का पैन कार्ड है। यू कैन जस्ट हैव अ डिफरेंट नेम फॉर योर फर्म एंड आई एम श्योर कि आप करंट अकाउंट में बिजनेस करते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बिकॉज आपके खुद के नाम पे तो आप सेविंग्स अकाउंट में बिजनेस रन करो, बिकॉज पर्सनल ट्रांजैक्शन और कंपनी के अलग रखो। तो एंड दूसरा चीज़, अगर आपको एक आपकी ब्रांड बनानी है कुछ, देन गेट अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड उस फर्म के नाम से या आपके नाम पे जो आप ही का हो वैसा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं बोल सकती हूँ, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, सो लेट्स से कंपनी ने लॉसेस के एग्जाम्पल, टचवुड कभी नहीं होगा बट एग्जाम्पल लॉस होता है, तो जो क्रेडिटर्स को पे करना होता है कुछ भी, द फाउंडर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू पे, इसलिए आपको अपनी FD तुड़वानी पड़ेगी उनको पे करने के लिए। सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पैसा अगर 50,000 डाले तो आपकी लायबिलिटी भी 50,000 ही है। प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। इसलिए दिस इज द रिस्कीएस्ट बिजनेस जहाँ पे फाउंडर्स को कभी बार क्लैरिटी नहीं होती है कि कहीं मेरा लॉस हो ना जाए या ऐसा कुछ। सो इन दैट केस वी सजेस्ट कि एटलीस्ट शुरू में कॉस्ट लगेगा बट एटलीस्ट गो फॉर एन LLP और समथिंग जिसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। LLP में यू नीड 2 people? यस, you need 2 people, very very good question and people have this ये भी एक लोगों को ये होता है कि 50-50% होना ज़रूरी है, बट आपको पता है LLP में let's say the capital contribution is 10,000 rupees, okay? You can have this thing कि एक पर्सन का 99% है एंड दूसरे का 1% है। ओह यस, सो अभी जैसे कि कंपनी में इट इज़ लाइक हम सेकेंड पर्सन इसीलिए लेते हैं कि बिकॉज कभी कभी हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी में हमें 2 जन चाहिए ही होते हैं। सो इन दैट केस इफ यू आर टेकिंग योर फादर योर मदर, इट इज नॉट नेसेसरी कि 50-50 हो, इट कैन बी 90-10 ऑल्सो, इट कैन बी 99-1% ऑल्सो, इट कैन इवन बी दैट यू गिव ओनली 1 share टू समवन, ओके, एंड यू कीप द एंटायर शेयर होल्डिंग विथ यू। सो 2 लोग भले लगते हैं बट द शेयर होल्डिंग कैन स्टिल बी विथ यू एंड स्टिल यू रन अ लीगल स्ट्रक्चर। ओके ओके, सो ये मुझे कुछ नया सीखने मिला कि हम ऐसा भी LLP में कर सकते हैं। राइट नाउ आई थिंक इट्स अ स्टार्टिंग स्टेज, तो सोल प्रोप्राइटर ही ठीक है। इफ देयर इज क्लैरिटी, ऐसे आपके बिजनेस में कुछ लॉसेस जैसा कुछ भी नहीं है, गो विद प्रोप्राइटरशिप। इनफैक्ट आई टेल क्लाइंट्स ऑल्सो, अगर शुरू में आपको क्लैरिटी नहीं है ऐसा कुछ है, गो विद प्रोप्राइटरशिप। 6 महीना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में ही करो, सी हाउ द मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग, आप कितना सेल्स लेकर आ पा रहे हो, इज इट वर्थ गोइंग फॉर LLP और एनी अदर स्ट्रक्चर और नॉट। क्या हम लाइफ टाइम सोल प्रोप्राइटर करें तो नहीं? आप कर सकते हो लाइफ टाइम सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन। इनफैक्ट आई हैव क्लाइंट्स जो 100 करोड़ 200 करोड़ का भी बिजनेस करते होगी सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट टैक्स के पर्सपेक्टिव से इज इट अ गुड डिसीजन? ओके, सो टैक्स में कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से आई कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी अ गुड डिसीजन बिकॉज बाकी वो प्राइवेट लिमिटेड वाले कंप्लायंसेस नहीं लगते हैं। रही बात टैक्स के पर्सपेक्टिव से आप मुझे बोलोगे तो डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना शो कर रहे हो, कि अप टू सर्टन लेवल ऑफ प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल, बट फिर आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कैन बी अ स्ट्रक्चर बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड में अभी टैक्स कम हो चुका है, 22% प्लस सेस और सरचार्ज मिलाकर 25.18 इफेक्टिव टैक्स रेट जाता है अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है तो। एंड सर्टन एक्सपेंसेस भी है जो आप डायरेक्टर्स की सैलरी से लेके सब कुछ क्लेम कर सकते हो व्हेन इट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड अगर आप लेट्स से बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हो तो दे प्रेफर LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड एज अ स्ट्रक्चर। समटाइम्स लाइक बड़ी इवेंट कंपनीज है, मुझे बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना है, सो देयर आर टाइम्स वेयर आई हैव सीन कि क्लाइंट्स उसकी वजह से भी एक लीगल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप में टर्नओवर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1000 करोड़ करो, 2000 करोड़ का टर्नओवर करो, 10,000 भी करो, यू कैन स्टिल हैव अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म।
ओके, गॉट इट। बट लाइक अब फॉर इंस्टेंस हमें समझो किसी को कार लेना है या फिर किसी को लैपटॉप लेना है, जो भी हो, इसमें क्या ये लग्जरी में आता है कार आज के ज़माने में? कि क्योंकि आज तो हर किसी के पास कार है, इसमें टैक्स का कुछ जो हमें ध्यान रखना चाहिए? या सो देखिए, कार डेफिनेटली एक लग्जरी मानी जाती है, नो डाउट। आज ऑलमोस्ट 4 या 5 में से एक इंसान के पास हमेशा कार होगी ही। 10 लाख एग्जैक्टली, के आई थिंक इतने अंदर कार आ जाती है। कार आ जाती है, एग्जैक्टली। सो कार के ऊपर का टैक्सेस इज ऑल्सो लाइक कि देखिए, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेते हैं, अगर एक बिजनेस ओनर गाड़ी ले रहा है तो उसके लिए टैक्स एडवांटेज काफ़ी सारे हैं जो मैं बताती हूँ। बट मैं एक बार गाड़ी के टैक्सेस का ब्रेकअप बताती हूँ आपको कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी, मान लीजिए 10 लाख की है, ठीक है, तो गाड़ी पे जीएसटी 28% लगता है, यानी कि 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, यानी कि 28% का जीएसटी है, प्लस देर इज सेस विच इज़ ऑफ अराउंड 1%। ओके, तो आप समझो कि 30% जितना आपने टैक्स भर दिया। इसके अलावा रोड टैक्स तो लगता ही है ना, बिकॉज रोड टैक्स भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, प्लस गाड़ी का इंश्योरेंस भी लोगे आप। ओके, ये जो टैक्सेस मैंने जितने बताए वो सब इस प्राइस पे लगते हैं, इंश्योरेंस को ऐड करके। ओके, अगर इंश्योरेंस भी आपने लिया तो इंश्योरेंस पर भी जीएसटी तो लगता ही है, विच इज़ 18%। ओह माय गॉड। सो आप ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर देखोगे जब आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो एक बेस गाड़ी की प्राइस अगर मान लीजिए 14 लाख है, बट उसकी ऑन रोड प्राइस विथ जीएसटी एंड एवरीथिंग वो 21 से लेके 22 लाख तक चली जाएगी। इज इट? यस यस। और ये जीएसटी का, अगर आप बिजनेस ओनर हो ना तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, बिकॉज ये इनएलिजिबल आईटीसी है। यू कैन नॉट क्लेम जीएसटी सेट ऑफ के लिए, आप नहीं ले सकते हो ये। आप खाली क्या कर सकते हो, अगर गाड़ी आपके नाम पर भी है तब भी अगर आप बिज़नेस के लिए इसको यूज़ कर रहे हो तो बिज़नेस में इसको बताकर इसके ऊपर डेप्रीसिएशन ले सकते हो। और अगर गाड़ी लोन से ली है तो उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी आप अपने खर्चे में बता सकते हो, बिजनेस के खर्चे में बता सकते हो ऐसा। इसलिए गाड़ी की ओवरऑल प्राइस में जीएसटी को और सबको ऐड करके 30 to 35% तो टैक्स में जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपने BMW, मर्सिडीज़ या ऐसी कोई एकदम एसयूवीज या हाई एंड गाड़ीज खरीदी तो उसके ऊपर का जो सेस है इट इज़ ऑलमोस्ट 17 to 22%। मतलब 28% जीएसटी और प्लस आप सेस दे रहे हो, तो विच मेक्स द इफेक्टिव कॉस्ट टू बी अराउंड 50%, 45 से लेके 50% आपका टैक्स कॉम्पोनेंट हो जाता है। 10 लाख की गाड़ी तो 10 लाख का टैक्स। 10 लाख वाली गाड़ी पे सेस इज लाइक lesser amount, but I'm saying for the high end cars the cess goes around 17 to 22% also। मतलब 30 लाख की गाड़ी है तो हम उसका 50%, जैसे कि 15 लाख तो हम टैक्स में ही। यस, ऑलमोस्ट आप पकड़ के इसको चलो। बचाने का कोई तरीका? इसको बचाने का कोई तरीका नहीं until unless लॉ में कुछ चेंज आए, वरना लॉ तो यही है। ओह माय, मैं लेने का सोच रही थी बट अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, 10 लाख अभी देखिए जो 28% जीएसटी है उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो 28% है ही है। सेस भी जो रेट स्पेसिफाइड है वो है ही, सो वी कांट डू एनीथिंग। हाँ, बिकॉज आपका बिजनेस है, आई एम श्योर आप बिजनेस के ट्रैवल पर्पस के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो आप उसको बिजनेस में बता के डेप्रीसिएशन ले सकते हो, और गाड़ी लोन पे ले रहे हो तो उस लोन के इंटरेस्ट का खर्चा आप अपने बिजनेस में बता। फॉर सपोज हमने पेमेंट कर दिया तो क्या वो समझो 20 लाख का पेमेंट हो तो 20 लाख हम प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकते हैं? नो, एज एन कि ये मेरा एक्सपेंस है। नहीं, अब मैं बताती हूँ, गाड़ी आपका एसेट है, खर्चा थोड़ी ना है। करेक्ट। तो आप एसेट यानी कि आपके बैलेंस शीट का आइटम हो गया, और जो एसेट है उसके ऊपर तो आपको डिप्रीसिएशन मिलेगी, राइट? क्योंकि आप उसको लाइफ टाइम यूज करने वाले हो, तो डिप्रीसिएशन का खर्चा आपको गाड़ी पे मिलेगी, विच इज रफली अराउंड 15% या समथिंग। तो हम लैपटॉप भी लेते तो वो भी पूरा 60-70,000 हम एसेट में दिखाएंगे, उसका भी हम 67,000 खर्चा नहीं, इट्स नॉट खर्चा, इट इज एन एसेट ना। खर्चा क्या होता है, जो आज आपने सैलरी किसी को दी तो चली गई ना, आपको नेक्स्ट महीने वापस सैलरी देनी पड़ेगी, दैट इज योर एक्सपेंस, राइट? लैपटॉप आपने आज लिया, आप उसको यूज ही कर रहे हो, आप हर महीने थोड़ी ना लैपटॉप लोगे, राइट? सो इट दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। केपेक्स इज लाइक वन टाइम एक्सपेंस जो आपने किया, रेवेन्यू इज लाइक जो आप रेगुलरली करने वाले हो, तो ये तो केपेक्स हो गया। लैपटॉप भी लिया तो लैपटॉप बताओगे और उसके ऊपर आप डिप्रीसिएशन क्लेम करोगे, जो इनकम टैक्स के हिसाब से 40% है लैपटॉप पे। तो आपने अगर मान लो 1 लाख का लैपटॉप लिया तो आप 40% अपने बिजनेस में डेप्रीसिएशन बता सकते हो, लेकिन लैपटॉप का जीएसटी आपको अलाउड है, गाड़ी का जीएसटी आप ले नहीं सकते। ओके, आई मीन काफ़ी कुछ नया मेरे को सीख, ये जो कैपेक्स एंड रेवेन्यू ये सब, बट पता नहीं मुझे ये नोशन क्यों था कि अगर हम लैपटॉप ले रहे तो पूरा की पूरा हम डिडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक चीज़ है, आपने लैपटॉप लिया मान लो,
क्योंकि आपको किसी को गिफ्ट देनी है, वो आपके बिजनेस प्रमोशन का आइटम है, तो आप उसको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, जैसे लेट्स से आपने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया फॉर सम अदर सम एनीथिंग, इट कैन बी द रीजन, ओके, और आपने या दिवाली में किसी को गिफ्ट दे दी, ओके, तो आप उसको आपने बोनस देने की जगह पे आपने किसी को 30,000 का कुछ लैपटॉप दे दिया, छोटा सा लैपटॉप दे दिया आपने 25-30,000, दैट यू कैन क्लेम इट एज एन एक्सपेंस, बिकॉज उसको आप यूज़ नहीं करने वाले हो, आपके लिए तो वो खर्चा हो गया ना, क्योंकि आपने किसी को दिया। तो हम कार भी किसी को दे तो वो भी क्लेम कर सकते दैट यू कैन क्लेम। अलहबादा लोग गाड़ी देते हैं, मैं कार में अब घूम बड़े के आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ तो चाहिए कि हम इसको। बट कार यू आर गिविंग इट फॉर योर बिजनेस पर्पज। देन अगर आपने अपनी मम्मी को गाड़ी गिफ्ट कर दी, तब आप उसको बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज यू डिडंट डू इट फॉर which was genuinely required for promoting your business, right? Anything you did which was, अभी जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे पास 100 एम्प्लॉइज है और मैं सबको गोल्ड कॉइन्स दे रही हूँ दिवाली के टाइम पे, तो वो मैं क्लेम कर सकती हूँ ना बिजनेस, क्योंकि मैं अलग एक्चुअली दे रही हूँ। बट इफ हम समझो जैसे हम गिफ्ट देते हैं, जैसे गिफ्ट पे जो भी टैक्स होता है, आई थिंक वो नहीं भरना पड़ता। हाँ, है ना? यस, तो इसका कैसा है कि गिफ्ट करके ऐसा नहीं कि सब गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है, बट यस अगर रिलेटिव्स के डेफिनेशन में आते हैं तो गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता। अगर मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसे अगर आपको आपकी मॉम डैड से गिफ्ट मिलेगा, मॉम डैड के मॉम डैड से गिफ्ट मिलेगा, ओके, आपको आपके ब्रदर और सिस्टर से गिफ्ट मिले, या उनके हस्बैंड वाइफ से गिफ्ट मिले, या आपको आपके मॉम डैड के ब्रदर और सिस्टर से गिफ्ट मिले, या आपके हस्बैंड के मॉम डैड और उनके रिलेटिव से गिफ्ट मिले, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। बट लेट्स से अगर आपको और ये आपको कितना भी अमाउंट मिले, अगर आपको 10 करोड़ भी दिया तब भी टैक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इसमें क्राइटेरिया है, जो ब्लड रिलेटिव्स या रिलेटिव्स के डेफिनेशन के चार्ट में जो भी आते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, उनसे अगर गिफ्ट मिलने पे कोई टैक्स नहीं है, कभी भी मिले तो। ओके, तो मैं अगर मैंने उनको गिफ्ट दिया तो तब भी चलेगा, इसमें आप उनको दो या वो आपको दे, दोनों को टैक्स नहीं है। दोनों को टैक्स नहीं है। बट यस, जैसे कि अगर मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आपने आपकी एक गाड़ी मम्मी को गिफ्ट की होती है, लेकिन मम्मी ने उसको ऊबर पे डाल दी, हाँ, और मम्मी को इनकम होने लगे, तो उनके ऊपर टैक्स है। हाँ, इनकम पे टैक्स है। इनकम पे टैक्स है। वही अगर आपने मम्मी के नाम पे एफडी कर दी, तो आपने गिफ्ट कर दी 10 लाख रुपए, मम्मी ने एफडी कर दी, तो एफडी की इनकम अगर मम्मी के 2.5 लाख क्रॉस हो रही होगी तो उनको डेफिनेटली टैक्स लगेगा। वैसा तो हर उस सोर्स से इनकम जनरेट करने पे टैक्स है, बट नॉट अदरवाइज। मतलब बट अगर जैसे कार खरीद के मेरे को गिफ्ट करनी है तो भी मुझे वो 28% जीएसटी ऑल पे करना है। सब कुछ आप एसेट ले रहे हो, आपने जाकर मैगी नूडल्स खरीदा तो उसके ऊपर का टैक्स देकर ही आप मैगी नूडल्स लोगे ना, तो वैसा ही है, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए आपको टैक्स देना ही है। ओके, तो ये इसको गिफ्ट करके कुछ ऐसे बेनिफिट होगा नहीं? कोई करता भी नहीं है ऐसे, गाड़ी कौन गिफ्ट कर देगा? और गाड़ी मान लो कोई आपने कर दो मुझे गिफ्ट का। गाड़ी अगर मान लो आपने गिफ्ट कर भी दी, तो आप कैसे बताओगे बिजनेस में, और डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करोगे? हाँ, सही बात है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है किसी के, ओके, और गाड़ी खरीदी खुद के नाम पे, कंपनी के नाम पे नहीं, खुद के नाम पे, तब भी हम कंपनी में बताकर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स भी है, क्योंकि कैसा होता है ना, आप गाड़ी खुद के नाम पे लो वर्सेस आप कंपनी के नाम पे लो, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है कंपनी के नाम पे, इसलिए डायरेक्टर्स खुद के नाम पे ले दे ताकि एटलीस्ट वो कॉस्ट तो कम बचा सके वो लोग। टैक्सेस बाकी सब सेम ही। परफेक्ट। ये एंड मैंने पेट्रोल एंड ऑयल पे भी टैक्स लगता है, राइट? हाँ, कितना परसेंटेज? देखिए सब चीज़ पे टैक्स तो लगता ही है, सिवाय कुछ चीज़ें बस ऑक्सीजन लेने पे नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए जैसे पेट्रोल डीजल सब पे ही टैक्स लगता है। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि हम जैसे कि 100 रुपीज़ पर लीटर का हम पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फ्लक्चुएट होती रहती है प्राइस 105 110, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 22 से लेकर 25% तो आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है। वाओ, एक्साइज ड्यूटी? यस, एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पे। ओह, प्लस वैट लगता है पेट्रोल पे, अगेन जो इसी रेंज के आसपास होता है, 20 to 25% के बीच में। हर स्टेट का अलग अलग होता है, बट अगर एवरेजली मैं कैलकुलेट करूँ, इट इज़ नोवेयर लेस बिटवीन 45 to 55%। यानी कि आपकी जो एक्चुअली सेल वैल्यू है ऑफ द पेट्रोल, उसको ऑलमोस्ट 50% टैक्स कॉम्पोनेंट है। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी पे एक हाई एंड गाड़ी खरीदी आपने, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 50% आप टैक्स दे रहे हो, प्लस पेट्रोल तो लगेगा ही ना उसके ऊपर, पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी होगी वो तो लगेगी आपको, तो उसके ऊपर वो डलवाने के लिए भी आपको वो टैक्स का जो आपका मीटर है वो तो चलता ही रहेगा। ओह माय
गॉड। लेकिन यही चीज़ ईवी में नहीं है। ईवी में आपको 5% टैक्स है, आपको डीजल पेट्रोल तो लगता नहीं है उसके अंदर। तो जो जीएसटी लगता है ईवी पे, दैट इज 5%। ओके, आई थिंक गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ईवीज, यस यस। सो ईवीज पे कम, बट दिस इज अनफेयर कि आई मीन क्या है ये, हम पेट्रोल पे भी 50%, ये आप लोगों को पता था पेट्रोल पे आप 50% टैक्स भर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि मैं पेट्रोल पे तो जब हम बोलते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो किसका प्राइस बढ़ा है? पेट्रोल का कि पेट्रोल का टैक्स? भी प्राइस बढ़ ही जाता है, पर जैसे वो प्राइस बढ़ेगा इफेक्टिवली आपका टैक्स भी का कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा। ही जाता है ना उसके अंदर, तो क्योंकि एक्साइज ओह। ड्यूटी एंड प्लस ये दोनों चीज़ें तो लगनी है, वैट, और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, वैट लगता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिला के इफेक्टिवली इन नोवेयर ऑल्सो वो लेस देन 40% तो होगा ही नहीं। तो जो हम 100 रुपये का 1 लीटर दे रहे हैं वो एक्चुअल में 50 रुपये है, बट हम 50 टैक्स भर रहे हैं। ओके, इट्स टू मच टू डाइजेस्ट। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, इसलिए अब समझ रहे हैं लोग दुबई क्यों जाके बिजनेस कर रहे हैं। यस, काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स के बिलियनर्स भी जिन्होंने दुबई में अपनी कंपनी सेट करी होगी, दुबई एज वेल एज सिंगापुर, आई विल से हाँ हाँ। कि ये दोनों जगह पे लोग कंपनी बनाते हैं। उसका रीज़न है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो दुबई में 3,75,000 दिरहम तक टैक्स नहीं लगता है, Oh. विच इज़ ऑलमोस्ट 89 to 90 lakhs ऑफ प्रॉफिट इन INR। इज इट? यस, तो अगर 80 से 90 लाख का प्रॉफिट आपने इंडिया में किया तो आप पकड़ के चलो आपको कितना टैक्स लगा, यू विल ऑलमोस्ट बी पेइंग अराउंड 25 लाख रुपीज एज टैक्सेस। ओके, जबकि वही दिरहम में अगर 90 लाख तक का, विच इज 3,75,000 दिरहम्स, अगर उतने तक का किया तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, और उसके बाद जो लगता है दैट इज 9% वर्सेस 25% विच इज़ इन इंडिया। ओह। यस, एंड अगर मैं बात करूँ कि अगर आप दुबई में जो रेगुलर चीज़ें भी जो यूज़ करते हैं, जैसे कि जो वैट लगता है उनके यहाँ पे वैट का सिस्टम है, तो वैट भी जो आपको गुड्स पे टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म इज हाईली प्रमोटेड, तो आप मेजरली हर चीज़ पे 5 से लेकर 10% का वैट पे करते हो, दैट इज़ लाइक द मैक्सिमम। ऑफकोर्स दुबई बाकी जो उनकी क्रूड ऑयल वाले बिजनेसेस है उससे अर्न करते हैं हायर टैक्स, बट जो नॉर्मल पीपल के लिए जो है दैट वेरीज फ्रॉम 5 to 10%। वहाँ पे पर्सनल टैक्स नहीं होता? पर्सनल टैक्स नहीं है, यस। तो अगर आपने सैलरी 1 करोड़ कमाई या 1 लाख दिरहम कमाई तो वो आपकी है। जीरो टैक्स ऑन द सैलरी इन दुबई। ओह। डिविडेंड नो टैक्स, कैपिटल गेन्स नो टैक्स। तो दुबई में कार लेना हो तो वहाँ पे टैक्स नहीं भरना पड़ता? दुबई ऑफकोर्स वहाँ की लग्जरीज की प्राइसिंग सबकी अलग है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है, बट येस इट इज़ रियली गुड कि आप इसीलिए दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि पीपल आर सेटिंग अप द कंपनी इन दुबई। एंड इसलिए आई थिंक वहाँ पे जो लैपटॉप्स एंड ऑल है वो काफ़ी काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाते हैं। सेम गोज ओवर ईयर, अगर आप सिंगापुर में भी करोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स है 17% वर्सेस जो आप यहाँ पर पे करते हो इंडिया में। सो अब अगर आपने मान लीजिए LLP बनाई तो 30% का टैक्स लगता है, और उसमें भी सेस और सरचार्ज आप जोड़ दो वैसा, तो 30% तो इफेक्टिव फिर भी है ही। तो वर्सेस 17%, दिस इज़ अ मेजर रीज़न पीपल आर सेटिंग अप द कंपनीज इन दुबई एंड सिंगापुर, उनके इफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हुए। ऑफकोर्स उनका वन टाइम जो लाइसेंस फीस होती है वो कंपेरेटिवली दे अर्न मेजरली थ्रू वन टाइम इनकॉर्पोरेशन जो आपको लाइसेंसेस लगते हैं वैसे, बट येस अपार्ट फ्रॉम दिस ये बेनिफिट है इफ़ यू फॉर्मिंग अ कंपनी आउटसाइड इंडिया। ओह माय गॉड, आई मीन बिजनेस पर्सपेक्टिव तो हमने बात की, बट जो सैलरी पे, क्योंकि मेजरली सैलरी पे भी होंगे लोग, वो हमारे यहाँ पे भी पे करता है, उनको कैसे बेनिफिट वो उठा सकते हैं, जैसे होम लोन है ये सब का हो गया? या देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी सैलरी वाले लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो अपना सैलरी की स्लिप जो आती है ना वो क्लियरली देखते नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो खर्चे भी वो करते होंगे और उसको वो टैक्स में बेनिफिट भी ले सकते हैं। ओके। यस, नंबर वन रीज़न, जितने मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं ना, जैसे कि अगर फेब और मार्च में आए कि उन्होंने टैक्स ज़्यादा भर दिया, मुझे पता है कि उनके पास वो रेंट पे रहते हैं, बट उन्होंने रेंट एग्रीमेंट ही नहीं दिया HR को, HRA वाला जो रेंट एग्रीमेंट है, उनका फूड पे भी फूड अलावेंस है, फूड कूपन्स भी यूज़ होते हैं, बट नहीं उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, पेट्रोल अलावेंस लिख दिया है, गाड़ी से जा रहे हैं पेट्रोल का खर्चा क्लेम नहीं किया है। तो माई बिगेस्ट एडवाइस टू सैलरी पीपल इज़ कि आप अपनी सैलरी स्लिप के स्ट्रक्चर को समझो, और अगर नहीं समझ में यू कैन डेफिनेटली आस्क योर HR कि वो एक चीज़ को समझो। ये सारे कंपोनेंट्स HRA से आप अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप HRA बता सकते हो, रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर। दूसरा ये भी चीज़ है कि काफ़ी लोग रेंट पे रहते हैं लेकिन होम लोन का इंटरेस्ट भी भर रहे होते हैं।
हाँ जैसे कि मान लीजिए मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा मुंबई में घर है जिसका मैं होम लोन का इंटरेस्ट भर रही हूँ, लेकिन मेरी जॉब बैंगलोर में लगी है, तो मैं डेली बैंगलोर टू मुंबई तो नहीं कम्यूट करूँगी, तो बैंगलोर में मैं रेंट पे ही रह रही हूँ, तो वो जो रेंट का एक्सपेंस है वो भी मैं क्लेम कर सकती हूँ अपनी सैलरी में, एचआरए में, और प्लस हाउसिंग लोन का जो ईएमआई का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो मैं भर रही हूँ उसको भी मैं इनकम टैक्स में क्लेम कर सकती हूँ। ओह यस, तो ऐसा नहीं है कि एचआरए ही बता दिया या एक ही चीज़ आप ले सकते हो, यू नीड टू हैव जेन्यून रीजन टू क्लेम बोथ। ओके। और एक सबसे बड़ी एडवाइस तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप ना प्लीज़ अपनी सीटीसी को देखकर खुश मत हो, क्योंकि सच में बहुत बड़ा गैप होता है सीटीसी के बीच में और इन Basic हैंड salary. सैलरी के बीच में। सीटीसी होगी आपकी 10 लाख रुपए, लेकिन पता चला आपको इन हैंड में 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, या महीने की सीटीसी मान लीजिए आपकी कैलकुलेट होकर आपके हिसाब से आ रही है कि 75,000 रुपीज़ है, लेकिन आपको हाथ में तो सिर्फ 60,000 55,000 आ रहे हैं, क्योंकि सीटीसी में ना सबसे पहले पीएफ आ जाता है। पीएफ आपको तब मिलता है जब आप जॉब छोड़ते हो या नया जॉब लेते हो तो उस कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है। ग्रेच्युटी 5 साल तक अगर आपने काम किया तो ही आपको मिलता है, वरना तो वो चला ही जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स भी आपका कटता है, प्लस टीडीएस भी आपका डिडक्ट होता है। तो सीटीसी के स्ट्रक्चर में काफ़ी बार इंश्योरेंस भी होता है, बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सीटीसी में कवर होते हैं, इसलिए आप सीटीसी की जगह पे हमेशा ना एचआर से इन हैंड सैलरी को समझो कि मुझे इन हैंड कितना मिलेगा। ओके, एंड हम टैक्स इन हैंड पे भरते हैं कि सीटीसी पे भरते हैं? ओके, मैं आपको बताती हूँ। इन हैंड पे आई थिंक। हाँ, जैसे पीएफ आपका जो सीटीसी का स्ट्रक्चर है उसमें से जो भी आपने पीएफ भरा ना आपका कंपोनेंट, वो आपको टैक्स में माइनस होकर ही मिलेगा। ग्रेच्युटी वाला भी कंपोनेंट वो माइनस ही, मतलब ओवरऑल आप जो भरोगे वो आपकी इन हैंड सैलरी पर ही आप टैक्स भरोगे, दिखाएगी ग्रॉस सैलरी, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स में आपको टैक्स का फायदा मिल जाएगा। जैसे प्रोफेशनल टैक्स भी आप जो 200 रुपये डिडक्ट करते हो आपको सैलरी में से माइनस हो जाएगा वो वैसा, और टीडीएस तो आपका कट हो ही रहा है। बस एक चीज़ आपको देना, आपका ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट ना हो, इसके लिए आपको डे 1 से ही अपनी टैक्स प्लानिंग ऐसे करनी है कि ऐसा ना हो कि टीडीएस पहले से ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है और फिर हम रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब पता चला कि अरे ये सब तो मैंने खर्चे किए थे लेकिन मैंने क्लेम ही नहीं किया और बाद में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप क्यों 12 महीने के लिए भी अपना वो पैसा क्यों ब्लॉक कर रहे हो, क्यों ब्लॉक कर रहे हो? तो पहले से ही प्लानिंग सही से करो। जब मैं सैलरीड पे थी तब आई थिंक ये सब जो चीज़ है मैं फ़ायदा नहीं उठा पाई, क्योंकि मैं मेरे घर वालों के साथ ही रहती हूँ, तो ऐसा सच हो नहीं पाया। नहीं, बट अगर आप अपने घर वालों के साथ रहते हो सो यू कैन पे रेंट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। ओके, यस, you can legally pay rent to your parents, you can have a proper rent agreement also executed between your parents। वही इशू हो गया था कि हमारा रेंट पे ही था घर, बट ब्रदर एंड ऑल पे करते थे, तो मैंने बात की थी कंपनी से, देवाला कि आपके नाम पे नहीं है, हाँ। आप पे नहीं कर रहे हो तो हम कैसे क्लेम करवा। बट वही आपने अगर छोटा सा ट्वीक रेंट एग्रीमेंट में कर दिया होता, वो अमेंडमेंट करवा लिया होता आपने, रेंट आपका नाम भी ऐड करवा दिया होता उसके अंदर की, ओके, या वैसा कुछ, यू कुड हैव शोन अ प्रूफ ऑफ द रेंट एग्रीमेमेंट, तो यू कुड हैव क्लेम द बेनिफिट ऑफ इट। दे वर लाइक कि वी वांट, मेरी कंपनी वाज लाइक कि वी वांट रिसीट दैट यू आर पेइंग। हाँ, एंड इसमें भी ये है, इवन इफ यू आर शोइंग इट टू योर पेरेंट्स, तो ऐसा नहीं कि रेंट एग्रीमेंट बना दो, बाकायदा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करो अपने पेरेंट्स को, हाँ, देन ओनली इट इज एडवाइसेबल कि आप रिसीट लो, बिकॉज ये सारी चीज़ें कैसे ना बहुत डाइसी है, डिपार्टमेंट कैन एनी टाइम रेज अ क्वेश्चन, तो इट इज ऑलवेज बेटर यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस, जिससे वो रेंट एग्रीमेंट आपका भी जेन्यून हो, आप और आप जेन्यूनली अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सपेंसेस या किसी चीज़ के लिए तो पे करते ही होंगे। सो इफ यू आर एक्चुअली सॉर्टिंग इट आउट एंड शोइंग इट प्रॉपर्ली, देन इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस फॉर यू टू सेव टैक्सेस। ओके, ग्रेट, आई मीन टू मच टू लर्न। अगर हम अब जीएसटी की बात करें तो काफ़ी स्कैम होता है जीएसटी में, रिसेंटली आया हुआ है, तो इस स्कैम के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? देखिए, स्कैम्स तो जीएसटी इनकम टैक्स से नॉर्मली भी स्कैम्स तो चल ही रहे, हाँ, बट अभी रिसेंटली एक 24,000 करोड़ का ऑलमोस्ट माय स्कैम गॉड हुआ है जीएसटी में, विच इज़ लाइक कि बहुत सारी शेल कंपनीज बनाते हैं ये लोग, और एक कंपनी अपनी ही किसी कंपनी को प्रोडक्ट सेल कर रही है और एक्चुअली प्रोडक्ट सेल हो ही नहीं रहा है, अच्छा, वो सिर्फ ऑन पेपर पे है कि मैंने आपको सेल किया, इट्स जस्ट ऑन पेपर, वो दूसरे को सेल करेगी, अपने ही इसके अंदर रोटेट करेंगे वो लोग कंपनीज को, एट देन बहुत सारा इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा कर देंगे, जिसके बाद वो गवर्नमेंट से ही रिफंड लेते हैं। वो 18,000 शेल कंपनीज जितनी बनाई गई थी, और दिस इज़ वन ऑफ द स्कैम्स विच आई एम टॉकिंग ऑफ ऑनेस्टली, बिकॉज इसके अलावा जीएसटी में बहुत, जीएसटी इनकम टैक्स जीएसटी में भी स्कैम्स होते हैं। सो हमने कि कभी भी आप किसी भी वेंडर के साथ भी डील कर रहे हो ना, सो प्लीज़ उनका जीएसटी नंबर लेते वक्त आप
जीएसटी के रिकॉर्ड्स पे चेक कीजिए, आप फ्रीली चेक कर सकते हैं जीएसटी की वेबसाइट पे कि उन्होंने अपना लास्ट रिटर्न कब फाइल किया था। वो आपको बोले कि 5 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन आप देखोगे जीएसटी पे तो पिछला एक ही महीने का रिटर्न फाइल हुआ है। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि आप क्लाइंट की जेन्यूननेस को वेरीफाई करें, ओके। जो आप गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू ही कर सकते हो। और अगर आप मार्केट बिजनेस में काफ़ी टाइम से हो तो एक बार वेंडर वेरिफिकेशन भी किसी थर्ड पार्टी वेंडर से या किसी से करवा लेना, अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो, सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच स्कैम्स। ये सिर्फ एक तरीका है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो वैसा, बट येस ऑलवेज। ओके। ओके। अगर जैसे मेरे को काफ़ी चीज़ें खरीदनी है तो मैं उस सब के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। फॉर इंस्टेंस घर अगर खरीदना है तो उसमें क्या टैक्स का, स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल? यस, घर खरीदने पे भी आपको स्टैम्प ड्यूटी तो लगती है। नॉर्मली इन महाराष्ट्र 86% स्टैम्प ड्यूटी जो आप पे करते हो व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हाउस। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको तब मिल जाता है अगर आप लेट्स से वुमन के नाम पे घर खरीदते हो तो 1% स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है। ओह यस, ओके। एंड प्लस अगर मान लीजिए जॉइंट होम लोन होता है ना, तो आपको 1% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हस्बैंड वाइफ के नाम पे है तो। बट इज ओनली द नेम ऑफ वुमन तो 1% स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है वैसा। एंड इसके अलावा अगर वुमन के नाम पे घर है तो कहीं ना कहीं आपको होम लोन में भी बेनिफिट इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ हैविंग द हाउस इन द नेम ऑफ वुमेन। और प्लस दिस इज़ द नॉर्मल टैक्स जो आप पे करते हो, लेकिन मान लीजिए आपने कोई घर ऑलरेडी आपके पास है 50 लाख, 1 करोड़ में आपने घर बेचा और आपने दूसरा घर खरीद लिया, तो फिर वो जो पुराने घर पे आपको प्रॉफिट हुआ है ना, वही पैसा अगर आपने इस नए घर में इन्वेस्ट किया तो टैक्स नहीं लगेगा। इज इट? Yes. हाँ हाँ, ये हम हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते थे, राइट? यस, तो ये एक सेक्शन है जिसके अंदर वंस यू बाइंग अ हाउस और वो प्रॉपर्टी में आपने पुराने घर बेचने के जो प्रोसीड्स है वो इन्वेस्ट किए तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है कि वो आपको नया घर 2 साल के अंदर खरीदना है। ओके, और आप उसको आने वाले 3 साल तक बेच भी नहीं सकते हो वैसा। सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने होते हैं, बट यस देन इफेक्टिवली आपको टैक्स 0% पे हमने घर खरीद लिया ऐसे टाइप? यस, 0% टैक्स पे आपने हाँ। घर खरीदा, मतलब टैक्स आया लेकिन क्योंकि आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपको टैक्स नहीं भरना है वैसा। बट स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल तो भरना ही पड़ा। यस, स्टैम्प ड्यूटी तो भरनी है। ओह ओके ओके, परफेक्ट। एंड हमने अगर नहीं घर खरीदा, हमने जस्ट बेचा, तो उस पे क्या इम्प्लीकेशन? यस, उस पर भी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरना। लॉन्ग टर्म कैपिटल नॉर्मली घर लॉन्ग टर्म में ही बेचा जाता है कि लाइक लोग रुकते हैं खरीद के बेच के थोड़ी ना कोई करेगा वैसा। तो फिर लॉन्ग टर्म में अगर आपने घर बेचा तो इट इज़ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ओके, एंड 20% विद इंडेक्सेशन। अगर इंडेक्सेशन यानी कि मान लीजिए मैंने 50 लाख का घर खरीदा था, आज की डेट में गवर्नमेंट के एक रेडी रेट के हिसाब से उन्होंने इंडेक्सेशन दिया है, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्होंने हर साल का एक रेट दिया है। तो 50 लाख का घर मान लीजिए आपने 10 साल पहले खरीदा था, उसकी आज की डेट पे उस रेट चार्ट के हिसाब से क्या वैल्यू होती है वो हम अराइव करते हैं। लेट्स से 75 लाख होती है और आपने 1 करोड़ पे घर बेचा है, तो हो गया डिफरेंस 25 लाख रुपए। तो 25 लाख पे आपको टैक्स भरना होगा अगर आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा लेते हो तो। ओके। वरना अगर आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं लेते हो तो सेल माइनस दिस, और उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आप आइदर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भर सकते हो या 20% विद इंडेक्सेशन। ये सब सीए करते हैं, राइट? अगर yes, समझो सब हमने सीए हायर किया है तो इसलिए ऑलवेज एडवाइस है अगर आप घर खरीद रहे हो या घर बेच रहे हो ऐसा कुछ है ना, तो फिर आप साल के बिगिनिंग में वो ट्रांजैक्शन करो। मान लीजिए आपने घर बेचा, ओके, तो साल के बिगिनिंग में ट्रांजैक्शन कीजिए ताकि आपके पास पूरा साल हो घर खरीदने के लिए। ओके, राइट, यू विल बी हैविंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर बिकॉज उस साल का आईटीआर तो नेक्स्ट ईयर के जुलाई में जाएगा। तो इफ यू डूइंग द ट्रांजैक्शन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो फिर आपके पास वो नया घर देखना या यू री इन्वेस्टिंग और सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर करना, इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रादर देन यू डू इट इन द मंथ ऑफ जैन फेब एंड देन फिर अगेन वो फाइनेंशियल ईयर वाला क्राइटेरिया या नंबर ऑफ डेज वाला। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप साल के बिगनिंग में करो वैसा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि सारी चीज़ें आप क्लोज कर सको। और क्योंकि घर ऐसी तो चीज़ है नहीं कि अच्छा 3-4 प्रॉपर्टीज़ देख ली और फाइनल हो गया। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। अब मेरे को तो ये भी पूछना था आपसे, क्या घर लेने का डिसीजन आज के ज़माने में सही है भी कि नहीं है? लाइक इज परचेसिंग योर ओन हाउस बेटर और स्टेइंग ऑन रेंट इज बेटर फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव? ओके, घर खरीदना ना ऑनेस्टली मैं टैक्स पर्सपेक्टिव से तो वो डिसीजन
देखती ही नहीं हूँ। ओके, उसका इट्स इमोशनल। हाँ, इट इज़ इमोशनल डिसीजन। मतलब सी आई एम माई सेल्फ स्टेइंग ऑन रेंट, ओके, आई माई सेल्फ स्टेइंग ऑन रेंट। लेकिन घर खरीदना कैसा होता है ना, लोगों की पर्सनल चॉइस होती है। लोगों को एक सुकून मिलता है कि ओके आई हैव माई ओन हाउस, एक मेंटल पीस होता है, राइट, कि आपके पास खुद का घर है। सो वो उसमें ना मैथ्स के आंकड़े नहीं बैठते हैं। ओके। और मैथ्स के आंकड़े अगर बिठाने हैं तो इट कैन बी लाइक, सी इफ़ यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स कि ओके ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम आने वाले 10 साल तक रेंट पे रहेंगे और फिर घर खरीदेंगे तो यू नो मेरा पैसा इतना म्यूचुअल फंड के एसआईपी के थ्रू बन गया होगा जिससे हम डायरेक्टली घर खरीद सकते हैं। अगर आप ये आप खुद को और अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो और ये मैथ्स आपको समझता है, देन डेफिनेटली गो फॉर रेंटिंग। बट येस, इफ इट इज़ लाइक इट्स योर ड्रीम, इट्स कि मुझे घर खरीदना, आई एम ओके टू पे द लोन अमाउंट ऑल्सो। मुझे नहीं समझता है वो यू नो म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी वाला कैलकुलेशन विद हाउस एंड एवरीथिंग, देन बाय अ हाउस। क्योंकि ये सच में एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है सबका घर खरीदने वाली चीज़ को लेकर। एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें ऑफिस, बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अ ऑफिस स्पेस, तो उसको खरीदना चाहिए या वो रेंट करते रहना चाहिए? सी बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट बट टू बी ऑनेस्ट, मुंबई में अगर अच्छा हमें स्पेस लेना है तो 50-60 lakhs के नीचे एक 50-60 बहुत कम बोल दिया मैंने, बट इट्स लाइक इतना सारा अमाउंट एक साथ ब्लॉक करना, उतने में तो हम कितना साल रेंट पे रहे, तो ये सब कंफ्यूजन होता है मुझे, क्या करना चाहिए? तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, मेरी खुद की ऑफिस रेंट पर ही है एंड आई डोंट प्रेफर कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को यू नो परचेज करो, बिकॉज यू मस्ट गो फॉर परचेसिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑनेस्टली जब आपका ना वो सेटअप हो चुका है कि दिस इज द ऑफिस स्पेस विच विल लास्ट फॉर मी फॉर 10 years, यू नो, एक वो बेस मेरे लिए बन गया हो। या तो फिर जब आपको पता है कि ओके दिस इज द टाइम व्हेन आई एम एक्सपैंडिंग, ओके दिस इज माय फर्स्ट ईयर और दिस इज माय लेट्स से 4th 5th ईयर आल्सो व्हेन आई एम स्टिल एक्सपैंडिंग माय टीम, यू नो, थिंग्स आर वर्किंग आउट, वैसा तो टिल दैट, बिकॉज आपको कभी भी बड़ी स्पेस की जगह पड़ सकती है, राइट, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रेंटिंग। वरना आप अपनी खरीदी हुई जगह पे के साथ आपको अलग से दूसरी जगह रेंट पे जानी पड़ेगी एंड प्लस अगेन आपका पैसा भी लग जाएगा उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने में। ओके, लोन लोगे आप या फिर पूरा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सोचो तो बिजनेस की मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दो एंड जस्ट पे द रेंट। ओके, सो रेंटिंग इज बेटर। yes I personally prefer renting for commercial property, but when it comes to house it's a personal decision। like म्यूचुअल फंड्स का मैथ्स बहुत अच्छा है कि जिससे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, बट अगेन मैंने जितना लोगों से बात किया है, फॉर देम हाउस इज पीस, घर एक पीस है एंड समवेयर इवन आई एग्री कि वो एक सुकून। हाँ, करेक्ट, ऑब्वियसली, बट व्हाट डू यू थिंक रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट? किसी के पास आइडल मनी पड़ा हो तो वो घर खरीद के बेचते हैं, फिर वो सब रेंट पे देते हैं। If you understand the real estate market really well, then okay, you can do that. Okay, because sometimes real estate में ऐसा होता है कि liquidation becomes a challenge. हाँ, that's true. That's true. आपने घर, I know somewhere कि कितने टाइम से वो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं पर वो बिक नहीं रही है। Oh. Yes. You know sometimes it happens कि और या फिर आपको जितने में बेचने उतने पे आप बेच नहीं पा रहे। Okay. वैसा कितने टाइम में, मान लीजिए आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और आपने सोचा कि ओके 5 साल में यहाँ पर तो यू नो मुझे वैल्यू ये मिल ही जाएगी, 1 करोड़ मिल जाएगी, तो कितने टाइम तक आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए रेडी हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। या कितने टाइम में उस जगह की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नो। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसा रियल एस्टेट में लगा रहे हो या सिर्फ पैसा गोल्ड में लगा रहे हो। रियल एस्टेट इज बेटर और म्यूचुअल फंड इज बेटर और गोल्ड इज बेटर, क्या बेटर? मिक्स ऑफ एवरीथिंग इज द बेस्ट। ओके, यस ऑलवेज, बिकॉज सी मैं पूरा का पूरा पैसा अपना शेयर मार्केट में थोड़ी ना डालूंगी। आई विल पुट मनी इन गोल्ड, आई विल पुट मनी इन म्यूचुअल फंड्स, आई विल पुट मनी इन एवरीथिंग सो दैट आई डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। ओके, यस एंड सेम गोज विद माय पोर्टफोलियो। मेरा पैसा सब जगह पे इक्वली यू नो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैंने डाइवर्सिफाई करके रखा है। और वही मैं सबको भी सजेस्ट करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सारा पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में कर दो या किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि यू नो यहाँ के तो भाव बढ़ ही जाएंगे या ये शेयर तो चल ही जाएगा, आप उसके बेसिस पे आप एसआईपी करते हो? Yes, I do SIP, but I'm a person who's more towards share market. Like I invest more in share market, and आप मानोगे नहीं, again मेरा खुद का पोर्टफोलियो कोई और हैंडल करता है। अच्छा, Yes, I don't myself handle it क्योंकि my prime business is consulting, and उसका रीज़न मैं आपको भी देती हूँ। देखो मुझे ना कंसल्टिंग वाले बिजनेस में 10 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे, पर शेयर मार्केट में 10 में से 5 ही मिलेंगे। ओके, तो मेरा पैसा जो ज़्यादा ग्रो कर सके
जिसकी वो एक्सपर्टीज है मैं उसी को दूंगी ना, Obviously. इसलिए मैं अपने क्लाइंट से लेके सबको यही एडवाइस करती हूँ, एनीबडी रैंडमली किसी के टिप्स के बेसिस पे स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो। आपको बेनिफिट लगा आपके आउटसोर्स कर दिए हो तो? एनी डे, ओके। मैं नहीं बता सकती हूँ माई पोर्टफोलियो ग्रोथ, बट एनी डे इट इज़ बेनिफिशियल। आपको उनको देना चाहिए जो सच में, जिनके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस हो, जो क्वालिफाइड हो वो चीज़ करने के लिए। ओके। मेरा कुछ भी चीज़ मैं खुद हैंडल नहीं करती हूँ। व्हेनेवर इट इज़ अबाउट क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इट इज़ गिवन टू समवन जो वेल्थ की ग्रोथ में एक्सपर्ट है। ओह, दैट्स गुड यार। मतलब मैं खुद अपने क्लाइंट्स को कोई म्यूचुअल फंड की स्क्रिप्ट भी रेफर नहीं करती हूँ। क्लाइंट मुझसे पूछते हैं मैम कोई 2-3 तो बता दो, अगर मुझे पता भी होती है तब भी मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं पहली बात तो वो सही एडवाइस करने के लिए आई एम नॉट वन हु इज़ क्वालिफाइड इनफ। गलती से बता दी और कुछ वेरिएशन आ गया, देन यू नो योर रेपुटेशन इज ऑलवेज एट स्टेक। इसलिए मैं मजाक में भी ऐसे रैंडमली भी मैं कुछ नहीं बताती हूँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट द टैक्स ऑन गोल्ड? गोल्ड बिकॉज सभी लोग खरीदते हैं गोल्ड। सो देखिए, टैक्सेस ऑन गोल्ड इज़ लाइक ऑलमोस्ट आपको ड्यूटी लगती है उसके ऊपर 10% की, एंड प्लस आपको 3% का जीएसटी लगता है गोल्ड में। गोल्ड का जीएसटी एंड द मेकिंग चार्जेस का जीएसटी, दोनों का मिला के 3% इज़ द जीएसटी जो आपको लगता है। सो ओवरऑल आप समझ रहे हैं आप ऑलमोस्ट 13% इतने का टैक्स दे रहे हो, बट 3% इज़ अ नॉर्मल जीएसटी। अब गोल्ड ऑफकोर्स मार्केट वेरिएशन है, इसलिए जितना गोल्ड का प्राइस भी ऑफकोर्स वेरी करेगा उस हिसाब से आपके टैक्सेस लगते हैं। गोल्ड का टैक्सेस भी अगर आपने गोल्ड बेचा तभी भी सेम टैक्स रेट है, वो 12.5% और 20% आपको जो टैक्स लगेगा। अगर आपने गोल्ड बेच दिया तो आपने जब खरीदा था वर्सेस आपने जब बेचा, तो उसके बीच में कितना गैप है और कितना प्रॉफिट आपने किया उसके बेसिस पे इतना टैक्स, यही रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। बट एक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, और वो है चांदी के बर्तन। अच्छा, ओके। यूटेंसिल्स? यस, यूटेंसिल्स। सो अगर चांदी के बर्तन जो सबके घर पे होते हैं, शादी में मिले होते हैं, यू नो पर्सनल इफेक्ट्स के तौर पे, पहले तो लोगों के पास थे ही, तो चांदी के बर्तन अगर आप बेचते हो फिर भले वो 1 करोड़ के क्यों ना, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ओह, यस, देयर इज नो टैक्स। रियल सिल्वर? यस यस, रियल सिल्वर, चांदी, यस, बट यूटेंसिल्स, ओके, आप वो सिल्वर बार्स से लेके वो नहीं ले सकते हो, इट हैज़ टू बी यूटेंसिल्स ओनली, बिकॉज उसको ना पर्सनल इफेक्ट्स माना जाता है, जो पर्सनल के लिए यूज़ किए जाने वाली चीज़ है। तो बट फिर यूटेंसिल को हम वापस सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन केस अगर हमें कुछ बनाना नहीं, है? इट हैज़ टू बी पर्सनल इफेक्ट्स वाले चांदी के बर्तन ओनली। आप उसको सिर्फ टैक्स के मैनिपुलेशन के लिए या उसके लिए नहीं कर सकते हो। सो वैसा अगर मान लीजिए आपके घर पे भी, जो मेरे घर, सबके घर पे होते ही है चांदी के बर्तन, तो इफ़ यू सेल दैट देन देयर इज़ नो टैक्स ऑन दैट, पीपल डोंट नो इट। इनफैक्ट देयर वाज दिस एक केस लॉ है जिसमें एक इंसान के पास 600 चांदी के डिनर सेट्स थे। ओके। और वो बेचने पे कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओह वाओ, Yes. दिस इज समथिंग न्यू। बट गोल्ड के बर्तन पे गोल्ड पे कुछ नहीं है। वो आजकल गोल्ड के वो आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट टाइप, यू नो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट है? देखिए, गोल्ड में यू कैन गो फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आल्सो। हाँ, bonds आ चुके हैं। बॉन्ड्स आ चुके हैं। बॉन्ड्स में जीएसटी वाला कंपोनेंट जो है वो हट जाता है, उसमें एक सर्टेन Okay. परसेंटेज का रिटर्न्स होता है जो आपको मिलता ही है, बट ऑफ कोर्स वो रिटर्न्स भी कुछ टाइम में टैक्सेबल होता है, कुछ टाइम में नहीं होता है। तो अगेन बॉन्ड्स में आपको, गोल्ड बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना हो या गोल्ड, यू नो, गोल्ड में Actual, इन्वेस्ट करना, एक्चुअल गोल्ड में, इट इज़ योर पर्सनल कॉल, बट टेक दैट पर्सनल कॉल ऑल्सो आफ्टर गेटिंग द राइट एडवाइस फ्रॉम समवन जो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइसर है। गोल्ड तो ठीक है, हम हर साल दिवाली में ही ऐसे खरीदते ही है, बट यस, इनफैक्ट गोल्ड की प्योरिटी के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, वो यू नो हॉलमार्क देखना होता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ भी है। इनफैक्ट मुझे आपसे बात करते हुए एक चीज़ याद आई, एक 300 रुपये की ज्वेलरी किसी को 5 या 6 करोड़ में एक लेडी को बेची गई थी। 300 रुपये की ज्वेलरी फेक उसको रियल गोल्ड के तौर पे बेची गई थी, ओह माय क्योंकि उसको गुडनेस, प्योरिटी ऑफ द गोल्ड पता ही नहीं था। हु वाज दैट लेडी? वो मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसकी ऐसा हुआ था। तो आई एम लाइक कि वेन एवर यू बाइंग अ गोल्ड, टेस्ट फॉर द प्योरिटी। गवर्नमेंट का एक ऐप है BIS केयर ऐप, जिसके ऊपर जाकर आप सेलर की ही इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हो जो आपको गोल्ड सेल कर रहे हैं। आप उनकी इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप देख सकते हो कि यू नो हॉलमार्क ज्वेलरी है कि नहीं है। Okay. सारी डिटेल्स यू कैन चेक। गोल्ड के ऊपर जो 6 डिजिट का HUID कोड नंबर होता है वो भी आप चेक कर सकते हो।
रैंडमली कोई भी थर्ड पार्टी साइड से जहाँ पे कोई भी बेच रहा है वहाँ से तो आप खरीदना ही मत. इट विल बी वेरी रिस्की फॉर यू. इसलिए जब गवर्नमेंट ने इतनी बेनिफिट्स निकाले हैं तो मेक द यूज़ ऑफ इट वेन एवर यू आर बाइंग गोल्ड. ओके. और इनफैक्ट कुछ कंपनीज पता है गोल्ड पे कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस देती है. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस जैसे अगर मान लो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी चोरी हो गई, हम्म. हो जाती है काफ़ी बार, कई बार हो जाती है, अगर हमने पहन लिया कहीं घूम गई है ऐसा कुछ, तो अगर थेफ्ट या उसके थ्रू कुछ डैमेज हो गई है ऐसा कुछ, तो फिर आपको आपके वो गोल्ड के पैसे वापस मिलते हैं जो आपने खरीदे. कुछ कंपनीज कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस देती है जो बड़ी कंपनीज है गोल्ड में. और कुछ लोग आप एडिशनल प्रीमियम पे करोगे तो आप अपने गोल्ड को सिक्योर कर सकते हो उस नॉमिनल इंश्योरेंस के थ्रू. जैसे अगर मान लीजिए थेफ्ट हो जाता है, फायर लग गया, घर में आग लग गई, कुछ डैमेज हो गया, तो आपकी ज्वेलरी फिर भी सिक्योर्ड है. ये फायर सुन के मेरे को याद आ रहा है कि आई नो सो मैनी लाइक हम वी आर गुजरातीज, तो हमारे तो ज़्यादातर बिजनेस करते हैं. दे हैव फैक्ट्रीज एंड ऑल. दे हैव पर्पसली इन देयर फैक्ट्री आग लगवाई है ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके. इट इज़ ट्रू. आई जस्ट वांट टू नो कि ये क्या चल रहा है आजकल मार्केट में. ऐसा हो रहा है कि क्योंकि आग लगाते टाइम उनका जो माल होता है वो लोग ने पहले ही हटा दिया. तो मतलब एक्चुअल गुड्स तो डैमेज हुए ही नहीं, बट उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई दे डू दैट. देखिए इंश्योरेंस के पैसे भी ना ऐसे मिलते नहीं हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है Obviously. जब भी आप करते हो, कि ऐसा तो नहीं है कि लगवा दिया या तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे. दे चेक कि आपका डैमेज कितना हुआ है, वो कितना जेन्यून था. ऐसा तो नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी या किसी कोई भी चीज़ के साथ जानबूझ के कुछ छेड़खानी की गई हो या ऐसा कुछ, एंड उसके बाद ही आपकी इंश्योरेंस वाली चीज़ प्रोसेस होती है. सेम गोज़ फॉर क्लेम. हेल्थ इंश्योरेंस से लेके आपने हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर आपने कोई चीज़ पहले डिक्लेयर नहीं की है तो कितनी बार आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि आपको पहले से बीमारी थी, आपको पता भी था, आपने ये बताई नहीं थी. सेम गोज़ फॉर इंश्योरेंस एज वेल. हर एक चीज़ प्रॉपर्ली वेरीफाई की जाती है. अब कुछ लकी वंस हो गए जहाँ पे नहीं वेरीफाई उनके पास हो गए होगे तो अलग बात है, बट दिस इज not recommended at all. Never do it. Never do it. It's definitely not recommended, but people are doing it and they are actually claiming money out of making money out of it. I know a recent hotel. अगर खारगर में एक होटल है, मैं नाम नहीं लूँगी, आग लगवा दी पूरी होटल. And the claim also got passed. Yeah, claim also got passed. They are now making bigger hotel. पैसे बनाने के तरीके. उस चीज़ की भी चीज़ें पता होगी कि क्या वेरीफाई करेंगे, और वो चीज़ों के भी प्रूफ उन्होंने रेडी रखे होंगे. ऑब्वियसली. एंड कुछ झोल करते हैं ये लोग यार, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के साथ. नाइस. आई मीन आई जस्ट होप कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला ये ना देख लो ये हम लोगों ने नहीं किया है, जस्ट कोई है फॉर मी आल्सो दिस इज न्यू. ओके. यस, क्योंकि एटलीस्ट हमारे क्लाइंट से मैंने ऐसा नहीं सुना है कहीं पर भी कि ऐसा कुछ हुआ हो. इनफैक्ट जिस मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट मैं काम करती थी उस कंपनी में, उस कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई थी. एंड आग लगी तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट पर्पसली. अच्छा, वो एक्चुअल में जेन्युइनली आग लग गई एंड लोगों की डेथ भी हुई. तो उसमें जो अमाउंट का लॉस हो रहा था उससे 2 गुना ज़्यादा क्लेम हुआ. तो दे मतलब पर्पसली नहीं, बट उनका प्रॉफिट बन गया उससे. नुकसान तो हुआ नो डाउट, बट मतलब पैसे भी बन गए. इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए. घर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, फैक्ट्री व्हाटएवर, स्टॉक इंश्योरेंस, हर चीज़ का इंश्योरेंस हो, खुद की लाइफ का इंश्योरेंस. और इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि जो आपको लेना चाहिए क्योंकि आपको टैक्स में फ़ायदा मिल रहा है. टैक्स की वजह से टैक्स इज सेकेंडरी वेन एवर यू आर बाइंग एन इंश्योरेंस. अच्छा, इज LIC रिकमेंडेटरी? LIC करना चाहिए? डिपेंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. LIC के भी बहुत प्रोडक्ट्स है, तो LIC के सामने भी दूसरे कंपनीज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो वेन एवर यू आर बाइंग एनी टर्म प्लान. ओके, अगर आप एंडोमेंट फंड या किसी भी चीज़ में देख रहे हो कि ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे 5 साल के बाद पैसे वापस मिल रहे हैं तो बस रैंडमली ही कर लो. इवन इफ यू आर कंसिडरिंग LIC, कंपेयर इट विद अदर टर्म प्लान्स एंड अदर पॉलिसीज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. और LIC इज़ अ कंपनी, बट LIC करनी चाहिए से ज़्यादा LIC के कौन से प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, राइट, बिकॉज LIC में हज़ारों प्लान्स है. तो आपको उसके बेनिफिट देखकर इन्वेस्ट करना है. आई रिसेंटली नो वन ऑफ माई क्लाइंट्स ओनली जिनके डैड ने कुछ टाइम पहले किसी का मे बी रिलेशन में आकर हमने इंश्योरेंस ले लिया, या किसी का टारगेट पूरा नहीं हो रहा होगा और इंश्योरेंस ले लिया. जो मैं कभी एडवाइस नहीं करती हूँ, ठीक है, कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो समझ के लो. जस्ट बिकॉज किसी का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है या आपके रिलेटिव है उन्होंने बोल दिया और ले लिया,
यू नो इसमें नुकसान आपका हो जाता है कई ऑब्वियसली बार। ऑब्वियसली। सो आप प्लीज़ सारी चीज़ें समझ के उनको जब देखा कि 10 साल के या 15 साल के बाद या जो मेच्योरिटी है 30 साल के बाद जब दिख रहे ना कि रिटर्न कितना मिलने वाला है, मतलब इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल मतलब आप अमाउंट सुनोगे ना तो मतलब अरे भाई ये क्या है, ये तो शायद मुझे 1-2 साल में मिल जाएगा और जिसके लिए मुझे 25 साल 30 साल वेट करना पड़े है ऑन द मेच्योरिटी। तो हमने कि टर्म्स एंड कंडीशन की LIC कुल लिखते ना डॉक्यूमेंट्स हाँ, में, हाँ, टर्म्स एंड TNC कंडीशन apply, पर से, yeah, हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़े। सो इवन आई टेल पीपल इफ इट्स वन टाइम प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स। किसी के रिकमेंडेशन पे तो ना आप ना स्टॉक्स खरीदो, ना म्यूचुअल फंड्स, ना कुछ भी। सबके लिए प्रॉपर Okay. एडवाइसर रखो, खुद के लिए CA रखो और बाकी सब चीज़ों के लिए एक एडवाइसर रखो। ओके मुझे पता नहीं आप लोग फॉलो करोगे कि नहीं, बट मैं तो ये पक्का करने वाली हूँ। अभी जाके लाइक मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ढूंढना। यस And- एंड इवैल्यूएट भी करो। ऐसा नहीं कि अगर आपने LIC का प्लान किसी ने सजेस्ट किया, आप बाकी कंपनीज के प्लान इवैल्यूएट नहीं करोगे। बीट एनी कंपनीज हमेशा 3-4 सो दैट इवन यू आर अवेयर कि क्या चीज़ मिल रही है। एक बार से तो पॉलिसी बाजार मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज़ कंपनी जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स उनसे भी आप बात कर सकते हो। एनी वेयर एवर यू वांट टू रेकमेंड यू कैन रेकमेंड देम। ओके ओके गॉट इट। सो आई थिंक श्वेता, हम इस पॉडकास्ट का एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज बीइंग अ बिजनेस ओनर मेरे को डाउट आता है कि अगर आपका रेवेन्यू 1 CR 2 CR क्रॉस हो जाता है तो वो कैसे प्लान आउट कर सकता है अपना बिजनेस जिससे उसको फ़ायदा हो, टैक्स पर्सपेक्टिव से या फिर प्लानिंग एंड ऑल। देखिए 1 करोड़ तक में अगर आप एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक जा रहा है तो यू नो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जिसे कहते हैं सेक्शन 44 AD। ओके। ये ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेक्शन है जिसमें अगर आपका ये 1 करोड़ का पूरा टर्नओवर में से 95% यू नो डिजिटली हुआ है, लाइक ऑनलाइन ट्रांसफर्स से ही आया है पैसा, तो फिर आप यू नो इस सेक्शन का भी बेनिफिट ले सकते हो जिसके अंदर आपको 6% ऑफ योर डिजिटल पेमेंट्स जो है उतना ही आपको कवर करना है, लाइक Wow. दैट इज योर प्रॉफिट। सो 6% हो जाता है 6 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख में से आपने अपने इंश्योरेंस या अगर आपने कहीं प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है किसी में तो वो माइनस हो जाएगा। तो 5 लाख पे तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है। ओह तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ हुआ, आपने 6% 44 AD में दिखाया तो फिर आपको टैक्स आएगा ही नहीं। और सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सेक्शन 44 AD ये है। ओह आई नो आप CS हो इसलिए आप पूछ रहे हो। तो लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया है कि इनिशियली इनका कैप वॉज 50 लाख, बट यहाँ पे अभी बढ़ाकर 75 लाख कर दिया। तो अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक है, पर सर्विस प्रोवाइडर के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है कि उनको 50% दिखाना है। तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ नहीं रखना है। आपका जो भी टर्नओवर है उसका 50% आप बता दो एंड उसके ऊपर टैक्स भर के खत्म। ओके। सो लेट्स से इफ द टर्नओवर इज 20 लाख, आपने 10 लाख डिस्क्लोज कर दिया, उसमें से आपने आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ATC ATD जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो सब माइनस कर दिया, तो बस उसके ऊपर भर दो टैक्स। लेट्स से नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। 44 AD में ये क्राइटेरिया मतलब मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए 3 करोड़ तक का है। ओह यस ओके। आई मीन या आई डोंट थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये यस सब काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं, बिकॉज स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। और यही अगर मान लीजिए उन्होंने ना मतलब उनका कुछ बिजनेस कैश में भी होता है, मतलब जहाँ पे कस्टमर कैश भी देते हैं, तो कैश वाले बिजनेस पे 8% ऑफ द टर्नओवर है और डिजिटल पे 6% ऐसा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है जहाँ पे यू नो उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इतनी मगजमारी नहीं करनी है। लेकिन हाँ GST का क्राइटेरिया सेम ही है, 20 लाख सर्विस वालों के लिए, 40 लाख ट्रेडर्स और ट्रेडर वालों के मैन्युफैक्चरर्स लिए। के लिए वैसा। तो वो क्राइटेरिया तो सेम ही है। ओके ओके ग्रेट। एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आपने 20 लाख कहा GST फॉर अ बिजनेस, अगर एक पर्सनल, जैसे मैं तो यूट्यूब के पहले मेरे ब्रांड कोलैब्स होते थे, वो भी 20 लाख क्रॉस हो जाता है तो उसमें भी GST पर्सनल में भी। यस ओके आपने अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं भी करी है ना आपकी, या आप मान लीजिए सिर्फ एज CS नेहा पटेल काम कर रहे हो, तब भी 20 लाख क्रॉस होने पे है हाँ GST। GST। इट डिपेंड्स कि 20 लाख अगर आपको सैलरी में मिल रही है तो GST नहीं है, सैलरी पे तो GST हाँ, कंपोनेंट है ही नहीं है। बट अगर आपको प्रोफेशनल फीस मिल रही है, ओके ओके क्योंकि प्रोफेशनल फीस या कंसल्टेंसी फीस, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीलांसिंग कुछ भी दूसरे नाम से आपको मिल रही है सैलरी को छोड़कर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर GST इट क्रॉसेस 20। ओके ओके श्वेता, आई मीन बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था,
बहुत कुछ सीखने मिला एंड आई थिंक आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इतना नॉलेज, इसके लिए पैसे चार्ज करती है मैडम, ठीक है? यहाँ पे आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है एंड ये जो नॉलेज था, आई मीन ऑब्वियसली पैसे चार्ज होते हैं इस सब के लिए, बट हमें फ्री में सीखने मिला एंड काफ़ी कुछ प्लानिंग भी हुई। रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एंड आई होप आप का जो आपने मुझे बताया था कि आपका विजन है कि आप इम्पैक्ट क्रिएट कर Yes. सको, यू आर डूइंग दैट एंड आप आगे और ग्रो करो बिकॉज आई थिंक यू डिजर्व यार, यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने उनको वैल्यू ऐड किया एंड स्टिल इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस वो कमेंट कर सकते हैं एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। हम इनका जो भी मेल और वो सब है डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, सो यू कैन रीच आउट टू हर। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता, बाय बाय गाइस।